बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैटरडे तक हम पेज 23 के पहले प्रूफ को कर गए थे, 1 + 1/n रेज़ पर n। ये उसके नीचे डिडक्शन है कि लिमिट एक्स अप्रोच अगर ज़ीरो को करे, जो पिछला प्रूफ करके गए थे वो नीचे लिखा हुआ है, यूज़ हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 + x रेज़ पर 1/x = e। ये डिडक्शन करनी है। इस डिडक्शन को करने के लिए ये प्रूफ पेज 23 के स्टार्ट में जो सैटरडे को डिस्कस हुआ था वो यूज़ करेंगे। रिप्लेस करोगे 1/n की जगह पे x, तो 1/n की जगह पे x रख दिया। x रखने के बाद अब सारा प्रोसीजर हमें चेंज करना होगा कि ये रकम x बन गई जहाँ हाथ रखा हुआ है, n को भी x में चेंज करना है और इस n को भी x के अंदर चेंज करना है। जी, 1/n की जगह पे x रख दिया। अब ये रकम अगर x में चेंज हो गई है तो इन दोनों को भी x में चेंज करना है। तो लिमिट को x में चेंज करेंगे, जो हमने पिछली एक्सरसाइज 1.3 के एंड पे भी किया कि जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसकी लिमिट भी चेंज करना होती है। चलते हैं लिमिट चेंज करने। तो n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, तो n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, तो जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी रख दें, तो ये 1/∞ हो जाएगा। तो 1/∞ ज़ीरो होता है, जिसका मतलब x अप्रोच करेगा किसको, ज़ीरो। यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि n इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो x ज़ीरो के इक्वल होता। अगर एक चीज़ अप्रोच कर रही है तो आंसर भी अप्रोच में ही आएगा, इक्वल में नहीं आएगा। तो ये मिस्टेक ज़रा थी एक दो बच्चों की। तो जब आप वैल्यू रिप्लेस करोगे अप्रोचेज़ वाली, तो x की वैल्यू जो वेरिएबल चेंज हो रहा है वो भी अप्रोच करेगा। तो 1/∞ ज़ीरो होता है, तो x अप्रोच करेगा ज़ीरो को। दो काम कर दिए, 1/n की जगह पे x रख दिया, इस n को भी x बना दिया, ऊपर वाला n रह गया है। अगर 1/n x है तो 1/n को उठाओ n हो जाएगा, तो x को उठाओ क्या हो जाएगा, x। तो ये तीनों वैल्यूज़ उठाओ, 1/n की जगह पे x रख दिया, n की जगह पे 1/x रख दिया और इस n की जगह पे x रख दिया। तो ये सारा एक्सप्रेशन जो था वो पहले भी e के इक्वल था, तो बाद में भी e के इक्वल हो जाएगा। तो ये डिडक्शन थी जो MCQs में बड़ा काम आती है। आगे भी प्रूफ मैंने लिख लिया था, क्योंकि ये वीडियो बना रहा था तब लाइट ऑफ होगी, तो जब आई तो फिर वैसे ही बस कर दी थी। तो सिलसिला ये था कि x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ये इसी पेज पे ही है, 23 पेज पे इम्पोर्टेंट है। x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, a⁻x - 1/x। ये सारा आंसर log e a के इक्वल है। ये भी इसी तरह से स्टार्ट होगा। ऊपर वाले सारे एक्सप्रेशन को आप y पुट कर देना, तो ये सारा एक्सप्रेशन y बन गया। तो अब आपको दो काम करने हैं। सिर्फ ये एक्सप्रेशन जहाँ मैंने पेंसिल रखी है ये y है, इस x को भी y में चेंज करना है और लिमिट को भी y में चेंज करना है। तो शुरू करते हैं। ऊपर वाला सारा एक्सप्रेशन y बन गया। अब ये इस x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो गया। अब ये x नीचे कब उतरेगा, जब दोनों तरफ लॉग होगा, क्योंकि आपने लॉग की प्रॉपर्टी मैट्रिक में पढ़ी हुई है कि लॉग के अंदर जो फंक्शन की पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो इस x को नीचे उतारने के लिए आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग में भी आप log a लोगे, log बेस a। अगर वैसे लॉग लिखो LOG, तो सिंपल लॉग जो होता है वो बेस 10 वाला होता है। तो सिंपल लॉग जो है वो कॉमन लॉग होता है, हमने कॉमन लॉग नहीं चाहिए, लॉग बेस a में चाहिए। लॉग बेस a में क्यों चाहिए ये आगे स्टेप में पता लग जाएगा। x बाहर निकल आया, ये a और ये a दोनों a बच गए, सिर्फ पावर शुरू में आ गई। अगर बेस और फंक्शन इक्वल हो तो आंसर 1 होता है। ये यहाँ पे लिखा कि बेस और फंक्शन अगर 10 है, तो अगर आप LOG कैलकुलेटर पे दबाओ, उसके साथ 10 लिखो, तो LOG सिंपल जो है वो बेस 10 का है। तो उसके साथ अगर फंक्शन भी 10 आ जाए तो ये आंसर क्या देता है, 1। इसलिए बेस और फंक्शन ये बुक के ऊपर एक साइड पे लिख लेना है कि log a जो है बेस और फंक्शन इक्वल हो तो आंसर 1 होता है। तो ये भी MCQs में साथ नोट कर लेना। बाकी दो स्टेप मैंने यहाँ एक्स्ट्रा किए हैं, वो बुक पे लिख लीजिएगा। अब इस सारे प्रोसेस में आपने क्या किया कि इस सारे एक्सप्रेशन को आपने y बना लिया, ये सारा एक्सप्रेशन y बन गया, और नीचे x की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये लॉग का स्टेप कर लिया। ये दो काम फारिग हुए, ये दो वैल्यूज़ निकल गई। अब लिमिट की बारी है।
एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, वापस चलो, एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो यहाँ रखो ज़ीरो, तो ए रेस पावर ज़ीरो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, तो वाई किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को। दोबारा वही बात कि एक्स ज़ीरो के इक्वल होता ना तो वाई ज़ीरो के इक्वल आना था। अगर एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो वाई का आंसर भी किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को। तो ये तीनों चीज़ें, ये सारी रकम ऊपर आएगी वाई, ये सारी रकम बटे में आएगी एक्स, और ये लिमिट, तो सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। ऊपर ए एक्स माइनस वन की जगह पे वाई आ गया, एक्स की जगह पे ये लॉग वाला एक्सप्रेशन आ गया, और एक्स भी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, और लकीली एक्स ज़ीरो रखने से वाई भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये वाई भी ज़ीरो को अप्रोच कर गया। अब अगली बात, ये पहला बटा बटे के बटे में जा सकता है, एक ही बात है। अगर मैं वन ओवर वाई को उल्टा दूँ तो ऊपर जाकर वाई बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब वन ओवर वाई लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फंक्शन की पावर बन सकता है। वन ओवर वाई फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन की पावर बन सकता है। पावर शुरू में आ सकती है और शुरू वाली रकम पावर बन सकती है। अब वन प्लस वाई वन ओवर वाई, ये साइड पे लिखा, वन प्लस वाई वन ओवर वाई, वाई अप्रोच ज़ीरो, ये सारा आंसर किसके इक्वल है? ई के। ये अभी जो हमने अखज़ किया है ये एक्स है, एक्स वन ओवर एक्स, आंसर किसके इक्वल? ई के। अगर मैं यहाँ वाई कर दूँ, यहाँ भी वाई आ जाएगा, यहाँ भी वाई आ जाएगा, तब भी सारा आंसर किसके इक्वल आएगा? ई के। सिंपल वर्डिंग कि वाई ज़ीरो को अप्रोच करे तो वाई ऊपर होना चाहिए, ऊपर है, सेकंड रकम को उल्टाओ, पावर है, ये सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा? ई के। आखिरी बात कि जब लॉग को बटे से ऊपर लेकर जाना होता है तो फंक्शन बेस बन जाती है, बेस फंक्शन बन जाता है। जब लॉग को बेस से ऊपर बटे से ऊपर लेके जाना होता है तो बेस फंक्शन बन जाती है और फंक्शन बेस बन जाता है। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा पहला प्रूफ आज का, जो पहले लिख लिया था। उम्मीद है क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। अगला प्रूफ जो है वो सहारा लेता है, इसकी डिडक्शन भी है, ये आपने खुद करनी है। अगला प्रूफ जो है वो सहारा लेता है सैंडविच थ्योरम का। सैंडविच थ्योरम का अपना प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बस यूज़ होता है अगले थ्योरम में, प्रूफ में, इसलिए ये सैंडविच थ्योरम का नाम साथ शामिल। सैंडविच किसी बंदे का नाम नहीं है, सैंडविच इस थ्योरम की शेप ऐसी है कि सैंडविच तरह का लगता है, इसलिए इस नाम की मुनासबत से है। सिलसिला ये है भाई कि आपके पास तीन फंक्शन हो, एक फंक्शन दरमियान में हो, एक फंक्शन आगे हो और एक फंक्शन पीछे हो। जी एक्स फंक्शन दरमियान में है, आगे फंक्शन एच एक्स है और पीछे फंक्शन एफ एक्स है। तो मतलब जी एक्स दरमियान में आ गया, ऊपर फंक्शन एच एक्स आ गया और नीचे फंक्शन जो है वो एफ एक्स आ गया। तो ये तीनों फंक्शन जो हैं वो सैंडविच का रोल प्ले कर रहे हैं कि ये फंक्शन दरमियान में है और ये ऊपर नीचे ब्रेड लगी हुई है। अब वो कहता ये है कि इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच एक्स इक्वल टू एल, वो कहता ये है कि अगले और पिछले फंक्शन की लिमिट अगर एल की इक्वल होगी, अगले और पिछले फंक्शन की लिमिट अगर सेम होगी किसी नंबर के इक्वल, तो वो ही लिमिट दरमियान वाले की भी होगी। देन एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एल के। बाकी इंग्लिश वर्डिंग तो वहीं से याद करनी है आपने। ये इसका मेन लुबेलबा बताया कि तीन फंक्शन हैं, जी एक्स दरमियान में है, आगे फंक्शन एच एक्स है, पीछे फंक्शन एफ एक्स है। तो अगले की लिमिट भी एल है, पिछले की लिमिट भी एल है, अगले की लिमिट भी एल है, पिछले की लिमिट भी एल है, तो उसी रकम के ऊपर दरमियान वाले की लिमिट भी एल होगी। अगर अगले और पिछले की लिमिट इक्वल नहीं है तो हम दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट के बारे में नहीं बता सकते। जैसे फ्राइडे छुट्टी हो, संडे छुट्टी हो, फ्राइडे को भी छुट्टी हो, तो दरमियान में सैटरडे जो है वो सैंडविच बन जाता है। तो आगे पीछे छुट्टी हो, दरमियान में सैटरडे खुद ही छुट्टी बना ली जाती है। तो ये दरमियान में भी वही आंसर मिलेगा जो उससे पिछले और उससे अगले फंक्शन का आंसर है। ठीक, अगर संडे छुट्टी है, फ्राइडे छुट्टी नहीं है,
तो फिर ज़रूरी नहीं है कि सैटरडे भी छुट्टी है, तो सैटरडे के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अगले और पिछले फंक्शन की लिमिट इक्वल नहीं है। तो इक्वल होगी लिमिट अगले पिछले फंक्शन की, तो दरमियान वाले की लिमिट भी वही होगी। तो ये था सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम आपने पूरा याद करना है। लेट एफ जी एच बी अ फंक्शन, ये आगे 3 फंक्शन लिखे, फॉर ऑल नंबर एक्स ओपन इंटरवल सी एक्सेप्ट सी पॉसिबल। फिर इसके बाद है इफ़ पीछे वाले फंक्शन की लिमिट एल है, आगे वाले फंक्शन की लिमिट एल है, देन दरमियान वाले की लिमिट किसकी इक्वल होगी, एल के। यहाँ पे थ्योरम ख़त्म हो जाएगा। ये दरमियान नीचे वजाहत इसकी नहीं है। हो गया जी। इसके बाद ऑल इम्पोर्टेंट प्रूफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है। इफ़ थीटा ये हम एक्सरसाइज के अंदर यूज़ कर चुके हुए हैं। मेजर इन रेडियन, देन थीटा मेजर इन रेडियन हो तो हम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा और थीटा प्रूफ करेंगे किसकी इक्वल है, 1 की। अब यहाँ रफली करके प्रॉपर स्टार्ट आगे करते हैं। हमें साइन थीटा ओवर थीटा की लिमिट कोई नहीं मिलेगी। हमें साइन थीटा ओवर थीटा से अगले फंक्शन की कोई लिमिट मिलेगी, साइन थीटा ओवर थीटा से पिछले फंक्शन की कोई लिमिट मिलेगी। हमें इससे अगले फंक्शन की लिमिट मिलेगी, इससे पिछले की मिलेगी। अगले की लिमिट भी 1 की इक्वल आ जाए, पिछले की लिमिट भी 1 की इक्वल आ जाए, तो हम ये सैंडविच थ्योरम को यूज़ करके बता सकते हैं कि दरमियान में जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी लिमिट भी किसकी इक्वल है, 1 के। तो दरमियान वाला फंक्शन जो है, जो हमारा आंसर है, इसकी लिमिट आपको कोई नहीं मिलनी। अगले और पिछले फंक्शन की लिमिट मिलेगी, और अगले और पिछले फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 1। तो वही लिमिट आप क्लेम करोगे कि ये दरमियान वाले की भी है, क्योंकि हमें ये बात किसने बताई, सैंडविच थ्योरम ने। तो सैंडविच थ्योरम जो है ये खुद इसका प्रूफ कोई नहीं है, ये भी नहीं कहना है कि ये सैंडविच थ्योरम है। ये प्रूफ इसी नाम के साथ आता है, इसमें कोई सैंडविच का नाम नहीं होता, लेकिन इसके प्रूफ के अंदर इसको यूज़ करना होता है, इसलिए ये पहले इसने वजाहत कर दी, स्टेटमेंट दे दी, और इसको प्रूफ करवा रहा है। अब अगला मसला क्या है कि ये साइन थीटा ओवर थीटा दरमियान में हो, एक फंक्शन आगे और एक पीछे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक वक्त में कितने फंक्शंस बनाने हैं, 3। वो तीनों फंक्शन की क्या सलाहियत हो कि एक फंक्शन बड़ा हो, एक फंक्शन उससे छोटा हो, और एक फंक्शन उससे भी छोटा हो। तो फिर हम कहेंगे कि एक दरमियान वाला फंक्शन जो है एक उससे बड़ा है, एक उससे छोटा है। तो 3 फंक्शन हमने लेने हैं, एक बड़ा हो, एक उससे छोटा और एक उससे छोटा हो। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े फंक्शन की लिमिट 1 बन जाए, तो दरमियान वाले की लिमिट भी क्या बन जाएगी, 1 की इक्वल। तो ये सारी सूरत हाल आपने इस प्रूफ के अंदर देखनी है। इसकी शेप जो बुक के ऊपर बनी हुई है वो ज़्यादा वाज़े नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियन की डेफिनेशन को लेके चलना है। थीटा इज़ मेजर इन रेडियन। रेडियन क्यों ज़रूरी है, अभी आप इसके प्रूफ का पहला लफ्ज़ ही रेडियन से सुनोगे, क्योंकि ये प्रूफ स्टार्ट ही रेडियन से होता है। शायद आपको याद हो रेडियन की डेफिनेशन क्या थी। रेडियन होता था एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल whose length equal to the radius, whose length equal to the radius। अब हमारा सीन क्या है कि हमने इसका जो एंगल है वो एक रेडियन नहीं लेना, पता नहीं कितना रेडियन है। तो ये लेंथ और ये रेडियस दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। बस थीटा की डेफिनेशन जो है रेडियन की वो ये है कि ये लेंथ और ये रेडियस ये दोनों इक्वल हों तो 1 रेडियन होगा। अगर ये कम हो तो हाफ रेडियन हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो 1/4, 1/3, 3/4, पता नहीं क्या क्या चलता रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका थीटा हमेशा 1 रेडियन रहेगा, 1 से बढ़ भी सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। तो ये थीटा रेडियन है। हो गया। अगली बात ये है कि आपने जो सर्कल लेना है, सर्कल लेना है यूनिट सर्कल, कंसीडर करेंगे यूनिट सर्कल। बाकी बुक वाली बात लिखनी है।
इस यूनिट सर्कल में ओ ए और बी ये दोनों रेडियस हैं, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, और ये यूनिट सर्कल इसलिए है कि इसका रेडियस क्या है 1। क्यों? क्योंकि रेडियस का जिक्र यहाँ कोई नहीं है। थीटा तो है इसलिए थीटा को थीटा लिखेंगे, लेकिन बाकी आर यहाँ यूज़ नहीं हो रहा प्रूफ में, इसलिए हमने आर को बिल्कुल लोएस्ट जगह लेनी है, वो 1 है, यूनिट सर्कल ले लिया विद सेंट्रल एंगल थीटा। ये सेंट्रल एंगल उस सर्कल का थीटा बन गया आर्क ओ ए बी का। अब आते हैं अपनी अगली बात के अंदर कि हमने ये क्लेम किया कि हमारे पास यहाँ पर 3 फंक्शन होंगे तो हम इस फंक्शन की लिमिट को निकालने काबिल होंगे। अब हमारे पास तो ये डेफिनेशन रेडियन की करके चुप कर गया। आगे बढ़ते हैं। 3 फंक्शन बनाने के लिए एक डायग्राम इसके अंदर बना लेंगे और एक डायग्राम इसके बाहर बना लेंगे। तीन किस्म की शेप बन जाएगी। एक डायग्राम अंदर बन जाएगी। दोबारा डायग्राम पे आते हैं तो ये डायग्राम बनी अंदर ओ ए और बी। ये डायग्राम पहले वाली, अब दोबारा देख लेते हैं, लेड पेंसिल होती तो कुछ बेहतर था। ये पहली वाली शेप के ऊपर वापस आ गया। पहली शेप देखो, बाकी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। सिर्फ पहली शेप क्या है कि आपका सर्कल है और सर्कल के अंदर ये वाली शेप क्या बन गई है, आर्क। तो ये पहली वाली शेप है। इस शेप के अंदर ट्रायंगल बनाइए और इस शेप के बाहर ट्रायंगल बनाइए। एक शेप के अंदर ट्रायंगल बनाइए और एक शेप के बाहर। अब सादा सी बात देखो कि ये आर्क का एरिया जो है वो इस बड़ी ट्रायंगल से छोटा है और इस आर्क वाली शक्ल का एरिया छोटी ट्रायंगल से बड़ा है, क्योंकि ये छोटी ट्रायंगल इसके अंदर है और बड़ी ट्रायंगल इसके बाहर है। अगर मैं इस कर्व पे हाथ रख दूं तो ये ट्रायंगल अंदर रह जाएगी और ये ट्रायंगल बाहर निकल जाएगी, तो इसका एरिया कम होगा। ट्रायंगल छोटी का सेक्टर जिसके अंदर कर्व शामिल है उसका एरिया ज़्यादा होएगा और सबसे ज़्यादा एरिया बड़ी ट्रायंगल का होगा। अब चलते हैं एरिया की तरफ। तो जब भी आपने एरिया कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको हाइट चाहिए, तो मैं हाइट के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ BC। हाइट के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या कर लेता हूँ, BC। तो मुझे 2 ट्रायंगल चाहिए। इन ट्रायंगल OBC, ये वाली BC ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी इसकी निस्बत, क्योंकि ये मेन शेप थी, ये सारी बननी है यहाँ पे। तो ये BC इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिश्ता क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हो गया BC बटा OB। तो OB आप जानते हो किसकी इक्वल है, 1 के। तो OB से जान छूटी, तो OB 1 हो गया, तो BC किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के। अब चलते हैं बड़ी ट्रायंगल पे। कोशिश कर रहा हूँ बुक को फॉलो करने की। बड़ी ट्रायंगल में ये AD है, यहाँ भी हाइट चाहिए तो AD ही हाइट है। तो AD परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस का रिश्ता क्या होता है, 10। तो AD बटा OA। कोशिश करनी है कि एक साइड जो है वो परपेंडिकुलर रखें और दूसरी साइड रखें जो आपका रेडियस है। तो यहाँ जो रेडियस था वो OB था और यहाँ जो रेडियस था वो OA है। जिस साइड का आपको नहीं कैलकुलेट को पता उसको ना यूज़ करें। अब यहाँ AD जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा के, क्योंकि OA जो है हमने यूनिट सर्कल बोला वो किसके इक्वल है, 1 की। तो भाई ये मेन बातें समझने वाली थी, इसी को ही दोबारा वजाहत पे लेके चलता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई तो आगे कख नहीं है। ये आपका सर्कल, इस सर्कल के अंदर ये मेन डेफिनेशन पूरी की। ये आपका थीटा रेडियन। अब ये सारी शेप जो मैंने अब बनाई ये आपका सेक्टर है।
तो ये आपका सेक्टर वो होता है जिसकी 2 स्ट्रेट लाइन हो और एक कर्व हो। तो ये हो गया। अब आप क्या करने लगे हो इसके साथ, एक ट्रायंगल इसके अंदर बनाने लगे हो। तो उस ट्रायंगल का नाम भी वही है OAB, बस वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल में तीनों साइड स्ट्रेट लाइन होती हैं, ये वाली। अब जाहिर सी बात है, कर्व बाहर है, ट्रायंगल अंदर बन गई है, तो इसका मतलब ट्रायंगल छोटी है, कर्व बड़ी है। इसके बाद क्या करने लगे हो, इससे बाहर जाने लगे हो और बाहर ट्रायंगल बनाने लगे हो। तो अब जो बाहर ट्रायंगल बनाई OA और D, तो जाहिर बात हो गई कि इसका एरिया बाकी सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब अंदर ट्रायंगल का एरिया छोटा, कर्व का हिस्सा शामिल कर लें एरिया बड़ा, और इसका शामिल कर लें तो इस एरिया के अंदर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मैक्सिमम पॉइंट से बेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये BC परपेंडिकुलर ड्रॉ करके BC की हाइट निकाली, और यहाँ पहले से ही परपेंडिकुलर बना पड़ा है, AD की हाइट निकाली। तो आपने जो अभी तक काम किया, आपने जस्ट 2 हाइट कैलकुलेट करके दी हैं। एक आपने हाइट कैलकुलेट करके दी है BC, और दूसरी हाइट कैलकुलेट करके दी है AD। तो यहाँ तक हमारा पेज 25 जो है वो क्लियर हुआ। तो 2 हाइट हमें मिल गई, और ये नीचे लिख लेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर फलां फलां फलां। हो गया, आगे निकलें। इसके बाद आपने इन तीनों शेप के एरिया निकालने हैं। शेप ऊपर बनी पड़ी है, शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये एरिया। इस शेप का जो एरिया होएगा वो क्या होएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन है, OA किसके इक्वल है, 1 के। हाइट क्या है, BC, और BC कौन है, साइन थीटा। तो हमारा सारा प्रोसीजर जो है वो सेट होके आ गया। 1/2 1 और साइन थीटा, तो ये बन गया 1/sin थीटा। तो ये मेरा पहला एरिया, बुक के ऊपर देखते जाओ, एरिया ऑफ OAB निकल गया। आगे बढ़ो। एरिया ऑफ सेक्टर OAB। यहाँ लफ्ज़ पिछले में ट्रायंगल यूज़ हुआ, पिछले में ट्रायंगल यूज़ हुआ, अब क्या यूज़ हुआ है, सेक्टर। क्योंकि जो आपकी दूसरी शेप है वो ट्रायंगल की नहीं है, वो किसकी है, सेक्टर की। अब जो सेक्टर का एरिया है वो हमने फर्स्ट ईयर में, शायद आपको याद हो, ½ r² पढ़ा था, याद होएगा। 9.4 क्वेश्चन नंबर, पता नहीं 14 था कि 15, नहीं 9.1 क्वेश्चन नंबर, पता नहीं 14 था, 13 था, 11 12 वहाँ पे था, कोई देख लेना। तो ये सिलसिला वहाँ पे था कि जहाँ एरिया ऑफ सेक्टर प्रूफ करना था। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है ½ r²θ। तो ½ r²θ, r जो है 1 है, तो पीछे बच कौन गया, थीटा। ये भी बात होगी। आगे बढ़ते हैं, और ये आखिरी एरिया हमारा प्रूफ तकरीबन फारिग, OAD, बड़ी ट्रायंगल का एरिया। ये जो बड़ी ट्रायंगल का एरिया है, तो ये भी होगा हाफ बेस इंटू हाइट। इसकी बेस OA है, इसकी बेस भी OA है, इसकी हाइट BC थी, और इसकी हाइट क्या है, AD। हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमने 1 ली हुई है, और हाइट AD जो है वो क्या पीछे प्रूफ करके निकल आया था, tan थीटा। तो इस तरह से हमारे 2 मसाइल क्लियर हुए। हाफ tan थीटा, ये है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। चलिए बात वाइंड अप करें। अब शेप की ज़रूरत में चलो।
सबसे छोटी ट्रायंगल है आपके पास OAB, उससे छोटा एरिया है सेक्टर का, ये भी OAB, और ये उससे छोटा सबसे बड़ा एरिया OAD, उससे छोटा सेक्टर का, और सबसे छोटा OAB सबसे छोटा, फिर सेक्टर का छोटा है सेक्टर के एरिया से, और सेक्टर का एरिया छोटा है बड़ी ट्रायंगल के एरिया से। सबसे छोटा एरिया पहला है हाफ साइन थीटा, सबसे छोटा एरिया ट्रायंगल का, उससे ये एरिया छोटा है सेक्टर से, और सेक्टर का एरिया छोटा है बड़ी ट्रायंगल से। बस हाफ थीटा और हाफ टेन थीटा, हाफ सबका उड़ा दो, और टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। हाँ जी, डिवाइड बाय साइन थीटा कट जाएगा, दो रकमों के पास साइन थीटा था तो दो रकमों के पास से साइन थीटा कट गया। अब हमारे पास जो आंसर है वो है साइन थीटा ओवर थीटा, जबकि यहाँ एक्सप्रेशन जो मिला वो उल्टा था। अब इसको सीधा कर दें तो आप जानते हो कि जब रकमों को उल्टाया जाता है तो छोटे बड़े हो जाते हैं और बड़े छोटे हो जाते हैं। अब आते हैं लिमिट पे। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको ज़रा अच्छे से रिवाइंड करके सुनना है सारी बात को। जब थीटा अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो 1 की लिमिट तो 1 रहेगी, जब थीटा अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो कॉस ज़ीरो, ये भी क्या हो गया 1। तो अगले की लिमिट भी 1 है, पिछले की लिमिट भी 1 है, तो यहाँ पे आप देखो तो साइन थीटा ओवर थीटा क्या बना हुआ है, सैंडविच्ड बना हुआ है किसके दरमियान, बिटवीन 1 एंड कॉस थीटा। 1 और कॉस के दरमियान सैंडविच बना हुआ है, 1 की लिमिट भी 1 है, कॉस की लिमिट भी 1 है, अगले पिछले की लिमिट 1 हो तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि दरमियान वाले की लिमिट भी 1 की इक्वल होगी। अगर अगले पिछले लिमिट थीटा अप्रोच ज़ीरो करके आंसर 1 बनता है तो दरमियान वाले में भी थीटा अप्रोच ज़ीरो करके किसकी इक्वल आएगा 1 की। तो ये प्रोसीजर है, इसका अच्छे से तैयार करना है, कोशिश करनी है इसको बार बार देखने की। मैंने भी सारा बुक वाला ही किया ताकि आप वहाँ से सारा काम इस क्वेश्चन के अंदर 3 शेप का है। ये 3 शेप पहले एक सेक्टर बना लेना है, ये सेक्टर है, इस सेक्टर के एक ट्रायंगल अंदर आएगी और एक ट्रायंगल बाहर जाएगी। तो ये बुक वाले ने सिर्फ शेप ही बनाई है, इतनी सी, सर्कल बना लोगे तो मज़ीद बेहतरी हो जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, हिम्मत करनी है, शाबाश।